आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर काकीनाडा पोर्ट इज़ लोकेटेड। आपको इसका आंसर करना है कहाँ पर काकीनाडा पोर्ट लोकेटेड है। वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज 23 अप्रैल है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन और इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़ को देखने वाले हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही सही आंसर किया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि काली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। जो लोग थोड़ा आलस करते हैं, आंसर नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि प्लीज़ आप लोग आंसर क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में, बिकॉज इससे आपका फ़ायदा होता है। जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं, जा कर के सर्च करते हैं, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती है। जो काली टाइगर रिजर्व है, उसका दूसरा नाम दांडेली आंशी टाइगर रिजर्व भी है। याद रखिएगा, इसका नाम बदल करके काली टाइगर रिजर्व किया गया है। ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और यहीं पर दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और आंशी नेशनल पार्क भी है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कई बार स्टेट का नाम ना हो करके कुछ प्लेस हो सकता है, वेस्टर्न हिमालय हो सकता है या फिर वेस्टर्न घाट हो सकता है। तो ये आपको वर्ड याद रखना है। कई बार आपको नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व को आइडेंटिफाई करने को पूछा जाता है। उसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, तो 2-3 स्टेटमेंट वहाँ पर होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे में आपको याद रखना है कि ये एक बायोलॉजिकली सेंसिटिव लोकेशन है वेस्टर्न घाट में, जहाँ पर ये अवेलेबल है। ये काली टाइगर रिजर्व, इसी का नाम दांडेली आंशी टाइगर रिजर्व भी था। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आंशी नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ये सारे बेसिक फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आप में से किसको प्रोग्राम के बारे में जानना हो तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं 8750069419 पर। आपको इंडिविजुअल बेसिस पर आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज मौजूद हैं जो आप ले सकते हैं ऑनलाइन। अपने घर बैठकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगले अटेम्प्ट की। जो लोग आगे अपना प्लान कर रहे हैं यूपीएससी में आने की, आप उनसे भी बता सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक्सप्लेन पेज पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस्ड है एफडीआई रूल्स पर। अभी सरकार ने एफडीआई रूल को बदला है, थोड़ा टाइट किया है। तो इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है या फिर इस पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनका क्या रुख है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसी से आप इसको ऐड कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़, न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इंडिया ने रिसेंटली अपना जो एफडीआई रूल है या पॉलिसी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, आई होप आपको क्लियर होगा। इकोनॉमी का टर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफआईआईज, इसमें डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। कौन कितना स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है। तो ये चीज़ें जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी का एक तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो है एफडीआई। अब एफडीआई, जाहिर सी बात है, हर देश चाहता है कि उसके यहाँ पर डेवलपमेंट हो और इन्वेस्टमेंट होगा तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। तो आखिर क्यों इंडिया ने अपने यहाँ पर इस पॉलिसी को टफ किया जिसको उन्होंने आसान बना दिया था? तो इंडिया ने हाल ही में एफडीआई के रूल में क्या ऐसी स्ट्रिक्टनेस लेकर के आए हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर हो सकता है, यानी कि जो दूसरी कंपनी है या दूसरे देश में जो स्टैब्लिश कंपनी है, वो इंडिया में बेस्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपना होल्ड कर सकती है, उसको टेक ओवर कर सकती है। और ये चूँकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हर एक सेक्टर है जो काफ़ी क्राइसिस झेल रहा है। तो ऐसे में इनको बचाना दूसरी कंपनियों से भी सरकार का फ़र्ज़ बनता है और इसलिए यहाँ पर ये बदलाव किया गया। तो इस बदलाव में क्या बदलाव है ये आपको ध्यान रखना होगा अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है। देखिए, इसमें सारी जगह के एफडीआई में चेंज नहीं किया गया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर जितने भी कंट्री हैं सभी जगह से एफडीआई की पॉलिसी को बदला गया है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे देश जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंट्रीज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर बेस्ड जो कंपनी है या उनके जो ओनर्स हैं अगर उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए इस एफडीआई पॉलिसी को बदला गया है। क्या बदलाव है ये जानना ज़रूरी है। तो बदलाव कुछ इस तरीके से है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सरकार से अप्रूवल लेना होगा, ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट। याद रखिएगा, पहले अभी ऐसा नहीं था। बीच में एफडीआई पॉलिसी को बहुत आसान बना दिया गया है कई सारे सेक्टर्स में, जिसमें कि गवर्नमेंट रूट से आने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सरकार ऑटो को एक्सेप्ट करती है। लेकिन अभी क्या बदलाव किया गया कि ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट से ही
लोग आकर के पैसा जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो कौन से ऐसे लोग होंगे जो कि हमारी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री के रेसिडेंट्स होंगे, या उनकी जो कंपनी है, मान लीजिए वो कंपनी जो है वो किसी और देश में है, ठीक है। अब लैंड बॉर्डर शेयर कहाँ कहाँ से होता है आपको पता है, आपका चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये कंपनी नहीं है, कंपनी किसी और जगह पर है, जैसे सपोज कंपनी यूएस में है, लेकिन कंपनी के जो ओनर हैं वो चाइना का सिटीजनशिप रखते हैं, चाइना के सिटीजन हैं और रेसिडेंट ऑफ सच कंट्री, तो वो भी अलाउड नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव है जिसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। तो आखिर ये बदलाव क्यों किया सरकार ने, पहला तो रीज़न आपको पता चल गया, लेकिन हाल में ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि चाइना की कंपनी ने इन्वेस्ट किया इंडिया के HDFC बैंक में, और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है PBOC, उसने अपना शेयर बढ़ा दिया, ठीक है। जो ऑलरेडी शेयर होल्ड करता था HDFC में, लेकिन वो 0.8% शेयर होल्ड करता था, इसने 1% अपना शेयर कर दिया यहाँ की इंडिया की HDFC बैंक में। तो यू कैन इमेजिन कि अगर यहाँ के बैंक में लोग यानी दूसरे देश के बैंक या कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग जाएं और उसको ओवरटेक करने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी का पूरा पूरा नुकसान आगे चल करके हो सकता है, हमारी सॉवरेनिटी पर बात आ सकती है। अब इस पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है, जाहिर तौर पर अच्छा नहीं रहा होगा। चाइना का कहना है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, चाइना का कहना है कि WTO का जो नॉर्म है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, ध्यान दीजिएगा ये आपसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। WTO का नॉर्म है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। चाइना का आरोप है कि इंडिया में इसको वायलेट किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की जब भी इन्वेस्टमेंट की बात है तो हर कंट्री को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, और ऐसा करके भारत किसी भी नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो WTO के और ना ही G20 लीडर्स की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने ट्रेड को फ्री एंड फेयर बनाने की बात की है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रखने की बात की है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की बात की है, उसके खिलाफ भारत काम कर रहा है। ये किसका कहना है, चाइना का कहना है। अब जाहिर तौर पर इस पर भारत का आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, जवाब क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। कैसे, आपको सिर्फ इतना कहा गया है यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट को रोका नहीं जा रहा है। द अमेंडमेंट्स आर नॉट प्रोहिबिटिंग द इन्वेस्टमेंट, सिर्फ ये कहा गया है कि आप अप्रूवल रूट से आएंगे, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं है। और अपॉर्चुनिटिस्टिक टेक ओवर ना हो जाए, लोग इंडियन फर्म में ज़्यादा इन्वेस्ट करके उसको टेक ओवर ना कर लें, इसलिए ऐसे समय में जब हर तरफ लॉकडाउन है, क्राइसिस है, स्लो डाउन है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक अप्रूवल के लिए कहा गया है, यानी कि ऑटोमेटिक रूट से ना करके गवर्नमेंट के अप्रूवल रूट से आपको आकर के इन्वेस्ट करना होगा, जो कि सही है। वॉट हैव अदर कंट्रीज डन, क्या ऐसा कुछ और देशों ने भी किया है, तो बिल्कुल ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस दौरान, जब से कोरोना वायरस क्राइसिस आया है, एपिडेमिक है, तब से कई सारे देशों ने ऐसा किया है अपनी अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटेड सिमिलर मेजर्स। इन दोनों ने सेम काम किए ताकि जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है चाइना हर जगह पर जाके अलग अलग इन्वेस्टमेंट करता है और अपना प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए लगातार काम करता है। तो सिर्फ भारत ही इससे डरा हुआ नहीं होता, बल्कि और देश भी इस चीज़ से अपने इकोनॉमी को बचाते हैं। इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आपको डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है, वहीं दूसरी तरफ वो आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट कर देता है, और जब वो डिपेंडेंट कर देता है तो आपकी जो पावर है और आपकी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं हार्म होने लग जाती है। तो यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया का सेम ट्रीटमेंट रहा है इन दिनों। 25 मार्च 30 मार्च रिस्पेक्टिवली इन दोनों ने अपने यहाँ पर बदलाव किया नॉर्म्स में। EU ने क्या बदलाव किया, अपने यहाँ की जो मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं उसमें इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को कर्व किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कर्व किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कई सारे ऐसे फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होते थे उसको टाइट किया गया है टेम्पररी बेसिस पर। जाहिर तौर पर भारत में भी टेम्पररी बेसिस पर ही हुआ है,
ताकि जो अभी शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं किसी भी थ्रेट को रोकने के लिए। और ऐसा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ईयू या भारत नहीं, बल्कि इसमें अदर कंट्रीज़ भी हैं। एग्जांपल स्पेन, इटली, यूएस, इन सभी ने अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया है। हैज़ इंडिया डन दिस बिफोर? क्या इंडिया ने पहले भी ऐसा किया है? तो बिल्कुल, कई बार भारत ने ऐसा किया है। जब भी हमें किसी भी सेक्टर पर खतरा नज़र आता है तो हम ऐसा कदम उठाते हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक बार ऐसे ही हुआ था 2011 में। इसमें ऑटोमेटिक रूट कर दिया गया था कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वहाँ पर एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट में ले आया गया था। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि उसमें टेक ओवर हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है, खतरा है, तो फिर वहाँ पर कुछ नॉर्म्स को टाइट कर दिए गए। इस तरीके से और भी जगह पर जहाँ पर ऑटोमेटिक रूट हुआ करते थे उसको चेंज किया गया, कर्व किया गया, 100% से 74% तक करने की कोशिश की गई। तो ये कई बार हो चुका है और इसके पीछे के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताया कीजिए कि डिस्कशन कैसा लग रहा है, क्या पॉइंट अच्छा था, क्या और बदलने की आवश्यकता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल भी एक्सप्लेन पेज का ही है और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये इकोनॉमी में बेस्ड करेंगे आप इसको, ये भी इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। आखिर फेसबुक और रिलायंस का जो इतना बड़ा डील है वो कौन कौन सी बातों को उजागर करता है? आपको पता होगा, ये न्यूज़ अगर आप तक नहीं पहुंची है तो न्यूज़ आपको बता दें। फेसबुक ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिलायंस कंपनी में किया है। रिलायंस की जो जियो कंपनी है उसमें किया है। 10% से थोड़ा कम इन्होंने अपना शेयर लिया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? जियो की बात कर रहे हैं, रिलायंस जियो। हो सकता है आपके पास का नंबर भी होगा। और जियो प्लेटफॉर्म को और बड़ा बनाने के लिए तो ये जो स्टेप है वो लिया गया है। फेसबुक के साथ कोऑपरेशन किया गया है। यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट फेसबुक के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, अब आइए इसके कुछ मेजर्स, कॉज, क्यों किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा और बेसिक जान लीजिए। फेसबुक जो है वो लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनीज में से एक है पूरे विश्व की। और अगर हम रिलायंस जियो की बात करते हैं तो आज के समय में इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर रिलायंस जियो बन चुका है। ठीक है, $5.7 बिलियन का ये पूरा डील है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर बदलाव किया जा रहा है, तो जो रिलायंस जियो है उनका ये कहना है कि वो अपना बैलेंस शीट ऑब्वियसली ठीक करना चाहते हैं। इस वजह से ये जो डील है वो उनको मदद कर सकता है। क्या मतलब है इस पूरे डील का, इसके बारे में कुछ और बातें कर सकते हैं। पहला तो आपको क्लियर हो गया, जो डायरेक्टली कहा जा रहा है वो ये कि इनका जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन करना है, उसको ठीक करना है। और ये जो डेफिसिट है, कई जगह के डेट हैं, उसको मैनेज करना है। और इस तरीके के जब इन्वेस्टमेंट भारतीय किसी कंपनी में होते हैं तो वो आगे चलेगा और अच्छा रोड मैप बन सकता है। और बेसिकली ज़ीरो नेट डेट कंपनी बनना है अगले 18 मंथ में, ये इनका पहला प्लान है। और इसमें कई जगह के और जो हुए हैं बीच में, अभी कई सारे डील्स हुए हैं, जैसे कि सऊदी अरामको के साथ रिलायंस का डील हुआ है। हालांकि उसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, बिकॉज जो क्रूड ऑयल इसका प्राइस बहुत कम हो गया है। तो इस तरीके से कई सारी कंपनी है, कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से रिलायंस का डील अभी चल रहा है। तो उन सभी को स्ट्रीमलाइन करना, लाइन पर लेकर के आना, जो डेट है उसको मैनेज करना, इसका पहला उद्देश्य है। अब पीछे की बात क्या है, या और अदर जो साइड के इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो वो बहुत बड़े इम्पैक्ट्स हैं, इसको हम देखते हैं। पहला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। रिलायंस अपना एक रिटेलर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वैसे ही जैसे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट वगैरह का है। तो इसके लिए रिलायंस को ऑब्वियसली एक अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक बिग डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें ऑलरेडी चूँकि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट बहुत आगे हैं, बहुत ही अच्छा पाँव जमा चुके हैं, तो उनको कम्पीट करने के लिए रिलायंस को ऑब्वियसली थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर फेसबुक इनके बहुत काम आ सकता है। इसका मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलिंग एसेंशियल गुड्स एक उद्देश्य है, मेजर उद्देश्य है। और अभी एक डाटा आप देख लीजिए, लॉकडाउन के पहले, आपको पता होगा लॉकडाउन के पहले ये सिर्फ 1% था। अगर हम ग्रॉसरी मार्केट की बात करते हैं ऑनलाइन बेसिस पर, तो 1% तक इसमें ख़रीदारी होती थी। लेकिन अचानक से लॉकडाउन के बाद ये 50% पर पहुंच गया है। और इस समय अगर आप देखेंगे या इसके बाद का सिचुएशन देखते हैं तो आपको खुद ही एहसास होगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इमर्ज होने वाला है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को कहा जा रहा है और ये लंबे समय तक अगर चल सकता है तो फिर लोगों को अल्टीमेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही जाना होगा। जैसे आज आप डिजिटल पेमेंट के लिए
ऑलमोस्ट आप ऑनलाइन हो चुके हैं। अभी एटीएम पर कोई नहीं जाना चाह रहा है बिकॉज वहाँ पर वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रोवोक कर रही हैं। तो ऐसे में रिलायंस और फेसबुक का भी ये उद्देश्य है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना बिजनेस सेटअप करें और एक बिग बास्केट की तरह और अदर जो कंपनीज हैं उनकी तरह इमर्ज हों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जियो की तरफ से, राइट। तो रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म एंड फेसबुक ओन व्हाट्सएप। तो फेसबुक का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से आप फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जहाँ से कि आप पेमेंट कर सकते हैं, वैसे ही एक पेमेंट गेटवे की तरह फेसबुक भी व्हाट्सएप को बनाना चाहता है कि जिस तरीके से आप आज आप व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बात करने के लिए, कॉल करने के लिए, वैसे ही आप व्हाट्सएप के ज़रिए ही अपना पैसा भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, पैसे पेमेंट भी कर दीजिए। और रिटेलर आपके पास रिलायंस होगा जहाँ से आप सामान मंगवा सकते हैं, आपको वहाँ पर कुछ छूट दे दी जाएगी। इस तरीके से आप देखिए कि दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक बहुत बड़ा पाँव जमाना चाहते हैं बेसिकली इस पूरे फील्ड में, इस पूरे मार्केट में। तो ये इनका मेन उद्देश्य है। और आपको पता होगा व्हाट्सएप के पास टोटल 400 मिलियन यूज़र्स हैं भारत में। अच्छा खासा डाटा, अच्छा खासा माइंडसेट, लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सारा अजम्पशन लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा फेसबुक और रिलायंस के लिए। नाउ अगला सवाल ये है कि व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियाज़ इंटरनेट इकोसिस्टम। इंडिया के अगर हम इंटरनेट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर। तो फेसबुक को भी जैसा मैंने आपको बताया कि गूगल, अमेज़ोन की तरह एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो इनको यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद 25 से 20 मिलियन तक अप्रॉक्स जो सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उसमें यहाँ पर जैसे अन अकेडमी वगैरह है उसको ये हेल्प कर रहा है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ जियो में हो रहा है, इसके पहले भी फेसबुक ने कई जगह पर इन्वेस्टमेंट अपना किया हुआ है। अब अल्टीमेटली ये जियो को भी हेल्प करके एक मनी एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने वाला है। जो सारी बातें मैंने आपको बताई वही इसमें अल्टीमेटली लिखा गया है। बट एक सवाल ये उठता है कि फिर डाटा लोकलाइजेशन के प्रिंसिपल का क्या होगा, जहाँ पर अभी तक रिलायंस कंपनी के मालिक ये कहा करते थे कि जो डाटा लोकलाइजेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, भारत का डाटा कहीं और नहीं जाना चाहिए, भारत के लोगों के पास ही होना चाहिए। प्राइवेसी का इतना बड़ा मुद्दा है, खतरा हो सकता है। और ऐसे में जब फेसबुक के पास इतना बड़ा डाटा है और फेसबुक के साथ इस तरीके की डील, तो ये कई सारे सवाल उठाता है। हालांकि इस पर उनका कहना है, रिलायंस कंपनी का ये कहना है, जियो कंपनी का कहना है कि वो कोई भी ऐसी डील नहीं कर रहे हैं जहाँ पर डाटा शेयरिंग की कोई बात हो। दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने कही कि ऐसे कई जगह हो सकते हैं जहाँ पर कि जियो और फेसबुक के मत एक दूसरे से अलग हों, भिन्न हों। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने कोऑपरेट किया है एक जगह पर और शेयर कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर वो लोग सहमति रखेंगे एक दूसरे के साथ। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, न्यूज़ में आया है अभी। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, आपको पता होगा कि विजय माल्या को भारत का पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया था। तो इनका केस यूके में चल रहा था और वहाँ पर भी स्थिति सही नहीं नज़र आ रही है, उसी पर ये न्यूज़ आई हुई है। तो इसके बारे में बेसिक फैक्ट आप जान लीजिए। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि पहला फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कौन है, खास करके यूपीएससी में, लेकिन हाँ इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होता है। तो कोई भी पर्सन कैन बी नेम्ड एज ऑफेंडर, ऑफेंडर की तरह हो सकता है अगर देर इज़ एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम, अगर किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया हो और वो जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो वो 100 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा का हो, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर पैसा होता है, उसमें ऑफेंस में इन्वॉल्व हो कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ वारंट निकल गया हो, तो उसके खिलाफ ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को निकाला जा सकता है। और अगर वो भारत में ना हो, भारत से बाहर चला गया हो, ये भी याद रखिएगा। और इसमें ये भी प्रावधान है कि अगर वो व्यक्ति लौट आता है, मान लीजिए कोर्ट में सेशन स्टार्ट होता है, नोटिस जाता है, नोटिस के बाद वो आदमी प्रेजेंट हो जाता है, तो फिर ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति के नाम से जो निकाला गया है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बिकॉज उस आदमी ने जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर वो अपीयर हो चुका है। कौन से एक्ट के तहत ये पूरा प्रावधान होगा, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002
इसके तहत इस पर प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं स्पेशल कोर्ट में, और वहाँ पर ये सारा मामला आगे चलता जाएगा। एंड द पर्सन हु इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैन चैलेंज द प्रोक्लेमेशन इन द हाई कोर्ट। तो 30 दिन के अंदर जो स्पेशल कोर्ट जहाँ पर फैसला आया है उसमें 30 दिन के अंदर वो व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है किसी भी फैसले के खिलाफ। ये प्रावधान भी आपको याद रखना है। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है ये ज़रूर याद रखिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम लिखा हुआ हो सकता है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। 2020 का इंडेक्स आ चुका है। नॉर्वे ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। प्रेस की फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या, इस इंडेक्स में क्या निकलेगा कि प्रेस को, मीडिया को कितना फ्रीडम कहाँ पर है। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से प्रेस का फ्रीडम जो है वो काफ़ी थ्रेटन हुआ है इस दौरान। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हुआ है 2 प्लेसेस तक, यानी 142nd प्लेस पर भारत है इस बार, 2 प्लेस तक नीचे गया है, ये आपको याद रखना है। अगला न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, क्या उद्देश्य है, नाम से क्लियर हो रहा होगा। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, जल संचय अभियान यानी कि जल यानी वाटर को कंजर्वेशन करने का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा। गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और ये 3rd एडिशन है इस पूरे प्रोग्राम का। इसमें वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसको और डीपन किया जाता है बिफोर मॉनसून। तो ये पूरा इसका उद्देश्य इसमें मनरेगा कि जो लोग हैं वो काम करते हैं गड्ढा वगैरह बनाने में, डैम्स वगैरह को चेक करने में, उसमें मनरेगा लोगों को लगाया जाता है। इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। अगर इसका आप बेसिक जानना चाहें तो उद्देश्य क्या है, वाटर बॉडीज़ को डीपन करना, वाटर को स्टोर करना, खास करके रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स ओरिएंटेड न्यूज़। डैपो रिजो ब्रिज कहाँ पर है, सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा, अरुणाचल प्रदेश में है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर एरिया में है, तो गेस किया जा सकता है आसानी से कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होगा। और एक बात और याद रखिएगा, सुबनसिरी रिवर कौन से रिवर पर है, ये सवाल भी आता है। तो डैपो रिजो ब्रिज जो है ये सुबनसिरी रिवर पर है अरुणाचल प्रदेश में, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। सुबनसिरी रिवर की खास बात क्या है कि ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ठीक है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुबनसिरी रिवर भी न्यूज़ में आ गया इस हिसाब से, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आंसर करना बिल्कुल ना भूलें। जो आज आपको सवाल पूछा गया है उसका आंसर आप ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।